ऑलराइट, तो अभी एक लास्ट चीज अगर हमारी रह गई तो इफ यू रिमेम्बर, हमने देखा हाउ टू मेजर लेंथ, मतलब डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस बाय पैरेलल मेथड, स्मॉल डिस्टेंसेस बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर हमने देखा कि 1 किलोग्राम मतलब मेजरमेंट ऑफ मास कैसे होता है। अगर आपको याद होगा तो एक वेट बैलेंस जैसा सिस्टम था। एक साइड में आपने 1 kg का इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय रखा था, दूसरे साइड में आपने करंट पास करके एक फोर्स जनरेट किया था। जितने करंट के लिए वो जो वेइंग मशीन था वो बैलेंस होगा, उस करंट को बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास। राइट, तो कल का लेक्चर अगर आपको याद होगा, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। एज आई टोल्ड यू, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये ऐसे टाइप का थ्योरी आपसे कोई एग्जाम में पूछता नहीं है। ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि व्हाट, हाउ डू यू मेजर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब क्या, राइट। तो 1 किलोग्राम के लिए हमने क्या किया, ओल्ड यूनिट जो था, ओल्ड स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन जो था पुराना वाला, उसमें हमने एक प्लैटिनम इरिडियम दोनों मटेरियल का मिक्स करके एक अलॉय बनता है। उस अलॉय का एक सैंपल बना लिया, उस सैंपल को बोल दिया था 1 किलोग्राम। फिर इसी के डुप्लीकेट बना के हम पूरे दुनिया में दे देते हैं, बोलते हैं इसको 1 kg मान लेना। पर प्रॉब्लम क्या था कि इसमें डस्ट जमा होने लग गया, तो डस्ट पार्टिकल की वजह से इसका मास चेंज हो रहा है, वेदर कंडीशन से भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इट इज विंडी, तो वेदर चेंज होगा तो उसका मास चेंज हो गया, होता है। जैसे आयन का रस्टिंग होता है वैसे इसका भी हो सकता है। गुड। तो फिर ये, इफ यू रिमेम्बर, जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने तभी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, ये लोकेशन टू लोकेशन, ये कंडीशन टू कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट वाज चेंजिंग। इसको रिजेक्ट करके हमने एक नया स्टैंडर्ड बना दिया था, वो था इन टर्म्स ऑफ वेट बैलेंस। इसको बोलते हैं किबल बैलेंस। हमने 1 किलोग्राम का प्लैटिनम इरिडियम का रॉड रखा, तो बिकॉज ऑफ दैट ये 1 kg है तो ये नीचे जाएगा। मतलब बेसिकली द आइडिया हियर इज, आपको पता है जिस साइड में वेट ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ जाता है। इस साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब आप यहाँ से जब करंट पास करोगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगने लगेगा। जो पास स्मॉल करंट, थोड़ा सा वेट नीचे आ गया, इस तरफ आ गया। इस तरफ वेट आने का मतलब क्या होता है कि ये जो वेट बैलेंस है ये राइट साइड इसका ऊपर जा रहा है, और करंट बढ़ा दिया और ऊपर गया और ऊपर गया, और फॉर सम वैल्यू ऑफ करंट ये वेट बैलेंस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जितने करंट के लिए ये बैलेंस हुआ उतने करंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम। An electric current through the electromagnet is increased until its pull makes the two sides balanced. And for the value of current for which this is balanced, that amount of current is called as equivalent of 1 kilogram. अब आखिरी कुछ हमारा रह गया, तो वो था ऑफ कोर्स एटम्स के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट है। जैसे इस क्लासरूम का डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट है, राइट। तो हम सेंटीमीटर या मीटर में करेंगे। तो वैसे ही अगर मुझे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास मेजर करना है तो किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट है। तो हम स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब कंपैरिजन के लिए कौन से एटम का यूज करते हैं, C12। C12 के मास को हम 12 से डिवाइड करते हैं। वो जितना भी मास होगा उसको बोलेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। वो आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये राउंडिंग ऑफ करके एग्जैक्ट आता है 1.6605,402 विथ विथ टॉलरेंस ऑफ 10। मतलब आखिरी के 2 डिजिट पे +10 या -10 कर सकते हो, ऐसा बोला था। लेकिन रफली रफली 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो हम जब भी एटम का, मॉलिक्यूल का मास मेजर करेंगे तो हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज the mass of carbon 12 atom in atomic mass unit? कार्बन 12 के एटम के मास को आपने किससे डिवाइड किया, 12 से, उसको क्या बोल दिया, 1 AMU। तो कार्बन 12 का कितना फिर 12 AMU, राइट। अब आखिरी कुछ रह गया था तो वो था टाइम मेजरमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था लेंथ, मास और टाइम ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है।
ये हर सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल है, एमकेएस, सीजीएस, एसआई, एफपीएस। तो हम इन तीनों को ही डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक सेकेंड मतलब कितना, कैसे कैसे डिफाइन किया एक सेकेंड, हाउ डू डिफाइन 1 सेकेंड? क्योंकि 1 सेकेंड डिफाइन किया है तो फिर 1 मिनट डिफाइन होगा। व्हाट इज 1 मिनट? 60 सेकेंड्स। 1 मिनट डिफाइन किया है तो 1 आवर डिफाइन होगा, 60 मिनट्स। 1 आवर डिफाइन किया है तो 1 डे डिफाइन होगा, दैट इज 24 आवर्स। एक्चुअली इट इज अदर वे अराउंड, उल्टा है। उल्टा मतलब कैसा है? यू नो, आज के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से अगले दिन के दोपहर के 12 बजे तक, राइट? तो इसको बोलते हैं 1 सोलर डे। 1 सोलर डे, द टाइम इंटरवल बिटवीन 1 नून टू द नेक्स्ट नून। और हमको पता कैसे लगेगा नून कब? सी, जब हमारे पास क्लॉक नहीं था तो हम टाइम कैसे मेजर करेंगे? सन के पोजीशन से। और 12 नून, 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे सन हमारे एग्जैक्टली ऊपर होता है। कौन सा पोजीशन होता है ये? इसको एक नाम है, इस पोजीशन को एक नाम है, व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। नहीं पता तो चेक करो अब, हाँ, आज का ये असाइनमेंट। और एक है जब सन एग्जैक्टली सेट होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्षितिज, राइट। बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, हाँ, ओके, हॉरिजॉन, राइट। तो चेक करके आना कि ये दो पोजीशंस क्या होगी। एनीवेज, वो जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। अब एक नून से दूसरे नून तक, तो हम 1 नून टू नेक्स्ट नून, इसको बोलते हैं 1 मीन सोलर डे। मीन मतलब एवरेज। अब एवरेज क्यों बोलते हैं उस पर भी आएंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो पता है बहुत सालों तक हम ड्यूरेशन ऑफ वन मीन सोलर डे को बोल रहे थे, यूज कर रहे थे एज अ रेफरेंस। So for many years, duration of 1 mean solar day was considered as reference. तो 1 mean solar day क्या है? 1 mean solar day is the average time interval, average mean. Look, आप बोलोगे ऐसा कैसा, हर दिन 12 बजे सन उधर ही रहता है, तो एवरेज क्यों बोला? वो एक्चुअली नॉट, इट इज नॉट ट्रू। तो आपको पता होना चाहिए अर्थ के कितने मोशन होते हैं। अर्थ एक होता है रिवॉल्व अराउंड सन, दूसरा रोटेशन। तो 2 होते हैं ना, एक्चुअली 3 होते हैं, तो यू शुड नो। हमारे पास ये सन है, यहाँ पे अर्थ का एक मोशन है रिवोल्यूशन अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ का दूसरा मोशन है रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब ये अर्थ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है और एक्सिस 24 डिग्री से टिल्टेड है, तो अर्थ इज रोटेटिंग, राइट। तीसरा भी है, तीसरा, यू नो, थ्री मोशंस। कभी वो भौरा, यू हैव यू सीन दैट, क्या बोलते हैं उसको? टॉप। तो जब टॉप स्लो होने लगता है ना, तो यू मस्ट हैव सीन, जब वो स्लो होता है तो उसका जो एक्सिस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे, लाइक इट कीप्स ऑन slowly it then stops rotating। तो जब टॉप का स्पीड कम होता है, अब जब टॉप का स्पीड ज्यादा है तो इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, तो क्या होगा? ये रोटेट होते रहेगा। जैसे ही, मतलब अबाउट दिस एक्सिस इट विल कीप ऑन रोटेटिंग। पर जैसे स्पीड कम हुआ तो क्या होता है? धीरे 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 गिर जाता है वो। तो ये तीसरा मोशन भी है अर्थ का। अर्थ भी ऐसा ही है, अर्थ इज ऑल्सो लाइक अ टॉप, राइट। ये तीसरा मोशन है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमने पहले एक दिन को डिफाइन किया 1 नून टू द नेक्स्ट नून। तो मीन सोलर डे इज द एवरेज टाइम फ्रॉम वन नून टू द नेक्स्ट नून, इसको बोल दिया एक दिन। तो 1 मीन सोलर डे इज टाइम बिटवीन 1 नून टू द नेक्स्ट नून। इस टाइम इंटरवल को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 आवर। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ डे is taken as 24 hours।
हर आर को हमने 60 में डिवाइड करके बोल दिया 60 मिनट्स, करेक्ट। फिर हर मिनट को हमने 60 सेकेंड्स बना दिया, मतलब हमने एक मिनट के 60 टुकड़े कर दिए, ईच पार्ट इज 1 सेकेंड। एंगल जैसा ही है, एंगल याद है, 360th पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये जितना सेंटर पे एंगल बनाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री के 60 पार्ट्स, हर एक पार्ट को 1 आर्क मिनट, एक आर मिनट के 60 पार्ट्स, हर एक को 1 आर्क सेकेंड, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पे एक नून से दूसरे नून तक एक दिन, 1 डे, 1 मीन सोलार डे। सोलार क्यों? क्योंकि सोलार सन की पोजीशन से हमने टाइम मेजर किया। लूनार डे भी होता है, यू ऑल्सो डिफाइन डे बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ मून। सोलार डे मतलब नून टू नून, इस नून टू नून टाइम को बोल दिया 24 आवर्स, मतलब इसके 24 पीसेस कर दिए, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 आवर। फिर हर एक आवर के 60 पार्ट्स कर दिए, हर एक पार्ट को बोल दिया 60 मिनट्स, हर एक मिनट के 60 पीसेस कर दिए, इसको बोल दिया 60 सेकेंड, ईच पार्ट इज 1 सेकेंड। तो टोटल एक दिन में कितने सेकेंड? 24 इंटू 60 इंटू 60। तो 1 डे, 1 सोलार डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड मतलब कितना? 1 सेकेंड मतलब कितना होगा? 1 upon 86,400 of a mean solar day, right? Accordingly, a second was defined as 1 upon 86,400 of a mean solar day. ये ओल्ड डेफिनेशन है। अब जब मैंने बताया आपको कि प्रॉब्लम कहाँ आता है, हमको ये बहुत लेट समझ में आया कि अर्थ का रोटेशन धीरे धीरे, रोटेशन का स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है। इट इज जस्ट लाइक अ टॉप, भंवरे के जैसा है वो, जैसे जैसे स्पीड कम होगा तो उसका स्पीड ऑफ रोटेशन कम होगा। तो वी रियलाइज्ड इट, इट वाज लेटर ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ अ सोलर डे वेरीज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, राइट। क्योंकि अब रोटेशन स्पीड कम हो गया, तो हर दिन सेम टाइम पे सन हमारे ओवर होता था, अभी नहीं आएगा। अगर स्लो हो रहा है तो लेट आएगा, हर दिन वो लेट आता जाएगा, हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हजारों साल का प्रोसेस है, हर 100 साल में समझ में आएगा, ओ ओके अब थोड़ा पीछे रह गया, 100 साल में हम जिंदा नहीं रहते उतना, राइट, गुड। तो स्लोली इट इज स्लोइंग डाउन, तो अर्थ का रोटेशन इज स्लोइंग डाउन। इसके लिए फिर जो हमने टाइम का स्टैंडर्ड यूज किया वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंजिंग है। लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था? नॉन वेरिंग। नॉन वेरिंग मतलब क्या होना चाहिए था? कांस्टेंट। आज भी वही, कल भी वही, 10,000 साल के बाद भी वही, 1 लाख साल के बाद भी वही, पर ये चेंजिंग है तो यूज नहीं कर सकते। फिर हमने एक नया मेथड फाइंड किया जो जिसको बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक मतलब इट इज बेस्ड ऑन एटम। हमारे पास एक सीसियम नाम का एटम है, और ये जो एटम है इट वाइब्रेट्स। अब जितने टाइम में, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, और वाइब्रेशन का यहाँ पे कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन वो हायर लेवल फिजिक्स है तो मैं नहीं बताऊंगा, डू नॉट वरी। जितने टाइम में सीसीएम का एक एटम 9192 631 770 वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं हर 2 मिनट में यहाँ से यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ आता हूँ, ये 1 वाइब्रेशन, करेक्ट। फिर मैं और एक बार गया, ये 2 वाइब्रेशंस। वैसे ही सीसीएम का एटम यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 919 करोड़ 26 लाख 31,770 919 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम्स। तो इतने वाइब्रेशंस जितने टाइम में सीसीएम का एटम इतने सारे वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। इसका मतलब उल्टा भी समझ लो, 1 सेकेंड में 919 करोड़ टाइम इट इज वाइब्रेटिंग सो फास्ट, राइट। तो ये बहुत एक्यूरेट है, इट इज सो एक्यूरेट कि इसमें चेंज होना या फिर इसमें मेजरमेंट में गलती होना बहुत इम्पॉसिबल जैसा टास्क है। तो अब नया न्यू यूनिट ऑफ 1 सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय
कौन सा आइटम? सीसीएम आइटम। टू वाइब्रेट 919263170 times, the time taken by CCM atom to vibrate 919263170 times is defined as 1 second. जितने टाइम में वो इतने सारे वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा उसको बोल देंगे 1 सेकेंड। वेरी वेरी एक्यूरेट, करेक्ट, गुड। तो दैट इज अबाउट ऑल अबाउट टाइम। तो हमारा जो 1 सेकेंड होता है, जितने टाइम में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, रफली मोर और लेस 10 मिनट। 10 मिनट में कितने सेकेंड्स? कितने? 600 इंटू दिस नंबर, इतनी बार वो वाइब्रेट हो गया। तो जितने टाइम में आपने कॉन्सेप्ट समझा उतने ही टाइम में 919263170 इंटू 600 टाइम्स सीसीएम आइटम का वाइब्रेशन हो गया। गुड, राइट, इट वाज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, यू कैन से इट इज द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये पता है तो 2 साल का फिजिक्स समझ में आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये डायमेंशंस क्या, डायमेंशनल एनालिसिस क्या, वो सब देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स। इफ यू रिमेंबर, हमने दूसरे तीसरे लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहले तो बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या? A quantity which can be measured is called as physical quantity. फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप लिखे थे, फंडामेंटल, डिराइव्ड। Fundamental is a physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement. और derived physical quantity में हमने लिखा था, it is a physical quantity which depends upon other physical quantities for its measurement. इसका मतलब आपको क्या समझा? Derived physical quantity is some combination of 7 fundamental quantities, जैसे length, mass, time, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इन सातों के कुछ तो कॉम्बिनेशन बन के आपको मिलेगा डिराइव। फॉर एग्जांपल स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब लेंथ और टाइम का एक कॉम्बिनेशन आपको देता है स्पीड। फॉर एग्जांपल व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्पीड अपॉन टाइम। वेरी गुड, स्पीड अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, करेक्ट। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, क्योंकि मास इज मास, ए एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? हमको ये समझ में आता है कि जो डिराइव क्वांटिटी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन ये भी डिराइव क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का और एक कॉम्बिनेशन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, करेक्ट। फोर्स जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का अलग कॉम्बिनेशन है, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। यहां तक क्लियर? तो एनी डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 fundamental quantities. So any derived physical quantity, can be expressed as some combination of इसका 7 और the moment you write down 7 मतलब आप कौन सा सिस्टम यूज करने वाले हो? SI, क्योंकि बाकी में तो 3 ही थे ना, 7 तो इसमें थे। तो कैन बी एक्सप्रेस एज सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज।
7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जैसे मैंने आपको पूछा व्हाट इज स्पीड, आपने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने आपको पूछा व्हाट इज एक्सेलरेशन, आपने बोला स्पीड अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। इफ आई आस्क यू फोर्स, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। मैंने पूछा आपको व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी मतलब मास इनटू स्पीड, तो मास इनटू स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ऐसे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हर बार लिखते बैठेंगे मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके सिंबल यूज करते हैं। तो दीज कॉम्बिनेशंस, ये जो कॉम्बिनेशंस है, दीज कॉम्बिनेशंस आर expressed using symbols of fundamental quantities, symbols of fundamental quantities। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, पहले हम उसका सिंबल फिक्स कर लेंगे। और अगर मुझे बताना है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ को मैं लिख दूंगा L, तो जहां जहां मैं L लिखूंगा मतलब क्या है, उसका डिस्टेंस मतलब लेंथ है। टाइम को मैं यूज करूंगा T, करेक्ट। मुझे बताना है व्हाट इज स्पीड, फिर क्या बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब L अपॉन T, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब L अपॉन T, L रेज टू 1 एंड T रेज टू 1, ये T ऊपर गया तो L1 T माइनस 1, करेक्ट। तो पहले सिंबल समझ लेंगे, फिर डायमेंशंस क्या है उस पर आएंगे। तो अब क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, तो हम पहले से फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल को फिक्स कर लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी और उसका सिंबल जो हम यूज करेंगे, ये सिंबल यूनिट नहीं है, ये दिस इज नॉट अ यूनिट। यूनिट के लिए मीटर होता है M, टाइम के लिए सेकंड होता है S, करेक्ट। ये सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से डिराइव आया, यूनिट मैंने वर्ड यूज नहीं किया। मैंने क्या बोला, एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यूनिट बोला क्या मैंने, मीटर तो यूनिट है, वो M डिनोट करते हो, टाइम सेकंड के लिए S डिनोट करते हो, कैंडेला CD डिनोट करते हो, मोल को MOL लिखते हो, करंट को एम्पियर लिखते हो, वो अलग, दैट इज डिफरेंट। ये फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है, यूनिट का नहीं है। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी अगर डिस्टेंस या लेंथ है तो मैं सिंबल यूज करूंगा L। फिर अगर मास है तो मैं लिखूंगा M, अगर टाइम है तो मैं लिखूंगा T, कैपिटल्स में लिखते हैं इसको। देन टेम्परेचर, अब क्योंकि टेम्परेचर भी T से स्टार्ट होता है, टाइम भी T से स्टार्ट होता है, तो दोनों के T यूज नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर के लिए हम केल्विन का K यूज कर लेते हैं, या फिर थीटा यूज करते हैं। थीटा, थीटा यहाँ पे एंगल नहीं है, थीटा यहाँ पे क्या है, सिंबल। किसका सिंबल, टेम्परेचर। तो अब 12th में, अभी नहीं, 12th में कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसा आएगा जिसमें K ऑलरेडी हमने कांस्टेंट के लिए यूज कर लिया। एक कांस्टेंट आया, उसके लिए क्या यूज कर लिया, K। तो फिर मैं टेम्परेचर के लिए K यूज नहीं कर सकता, मैं टेम्परेचर के लिए T भी नहीं यूज कर सकता, तो क्या यूज करते हैं फिर, थीटा। वेरी गुड। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी। देन 5th नंबर, और क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेल बाय द वे, ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये बुक टू बुक भी वेरी करता है। कुछ बुक्स में इसको L से भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको I से डिनोट करते हैं, और आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसको C से डिनोट करते हैं, तो C, राइट। तो ये सारे के सारे बुक टू बुक भी चेंज होते हैं, लेकिन एज फार एज 11th 12th इज कंसर्न, इंजीनियरिंग तक भी आप बोलोगे इंडिया में रिसर्च छोड़ के ये C यूज करेंगे हम उसके लिए। 6th क्वांटिटी, करंट। चलो ठीक है, करंट, करंट
अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए वापस वही प्रॉब्लम, अगर मैं इंटेंसिटी के लिए आई यूज कर लेता तो मैं करंट के लिए आई यूज नहीं कर सकता, राइट। लेकिन हमने इंटेंसिटी को क्या डिनोट किया है, सी, तो करंट को क्या बोलेंगे, आई। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, मोल, MOL। तो यहाँ ये एक ऐसा चीज है जिसका फिजिकल क्वांटिटी भी MOL लिखते हैं, यूनिट भी MOL लिखते हैं, तो इसका सिंबल चेंज नहीं होता। लेंथ को हम मीटर में डिनोट करते हैं तो यूनिट होता है स्मॉल m। क्वांटिटी का नोटेशन है कैपिटल L, यूनिट का है m। मास क्वांटिटी का यूनिट सिंबल है कैपिटल M, यूनिट है kg। टाइम T और यूनिट सेकेंड। टेम्परेचर भी ऐसा है KNK, करेक्ट। कैंडेला CD और ये C। करंट A और मोल सेम। तो दो तीन ऐसे चीजें हैं, जैसे ये टेम्परेचर, यूनिट का सिंबल भी K और क्वांटिटी का सिंबल भी K। करंट I और A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड मोल। तो ये याद रखना, हम जब ऐसा यूनिट की बात करेंगे तब MKG एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिलहाल नहीं। फिलहाल जो है वी आर यूजिंग सिंबल फॉर क्वांटिटीज या यूनिट्स, क्वांटिटीज। वेरी गुड। तो अब डायमेंशंस क्या वो समझने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था, मुझे अगर स्पीड लिखना है तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम। तो मैं इसको लिखने के लिए लिखूंगा L अपॉन टी। L अपॉन टी मतलब L1 और T रेज टू -1। ये जो पावर आए, इस पावर को बोलते हो डायमेंशंस। और ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन बना, कौन सा, L1 एंड T-1, इस एक्सप्रेशन को जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशंस क्या है, पावर्स, राइट। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन। तो डिफाइन कैसे करोगे, पहले डायमेंशन को डिफाइन कर लेंगे। कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, इंडेक्स, आगे इंडेक्स, किसका इंडेक्स, which index? The dimensions of physical quantities are the powers. Powers किसका पावर है ये, किसका, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू which fundamental quantities are raised, so that क्या, क्यों किया हमने रेज, so that to get what, to get units of, किसका यूनिट, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखना ये सारा झंझट तो सारा झंझट क्यों, क्योंकि हमको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट चाहिए था, क्योंकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो उसके लिए सिंबल भी यूज किए, फिर पावर्स देखे, फिर जो पावर्स है ये पावर्स को बोल दिया डायमेंशंस। और क्यों किया था, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे चाहिए था कि स्पीड मतलब मैं कौन से यूनिट में मेजर करूं, मीटर पर सेकेंड। तो मेरा अल्टीमेट एम है क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या फाइंड करना, ऐसा यूनिट। वो कैसे किया, पावर्स लिखे, किसके पावर्स लिखे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि डिराइव बना फंडामेंटल से, राइट। So the dimensions of a physical quantity, to be very specific, of a derived physical quantity, the dimensions of a derived physical quantity, are the powers
are the powers to which fundamental quantities are raised, to which fundamental quantities are raised so as to obtain क्या obtain करना था, units, so as to obtain units of derived physical quantity, क्लियर यहाँ तक? तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लिखना इज नॉट डिफिकल्ट, पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और रिमेम्बर 11 से 10 से 11 में जब ट्रांजिशन होता है ना, तो पहली बात तो अभी आप साइंस में आ गए, व्हेन यू चूज अ स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो तीनों सीखने का तरीका भी अलग अलग है। कहाँ पे मेमोरी ज़्यादा यूज करना है, याद रखना पड़ेगा, कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, टीचिंग मेथड भी चेंज होता है, लर्निंग मेथड भी चेंज होता है। तो यहाँ पे समझ लो, खासकर तो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट रट्टा नहीं मानने दूंगा मैं, आई फर्स्ट मेक यू एक्सप्लेन। तो हमने क्या किया, मुझे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चाहिए था, फिर मैंने देखा वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, फंडामेंटल का, राइट। तो मैंने इसको लिख दिया L1T-1। व्हाट इज L1T-1? विच क्वांटिटी? स्पीड, वेरी गुड। इसी को मैं लिखता L1T-2, कौन सा क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, करेक्ट। M1 L1T-2, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो पावर्स लिखे इसको बोल देंगे डायमेंशंस। सो डायमेंशंस ऑफ a derived physical quantity are the powers to which fundamental quantities are raised so as to obtain units of derived physical quantity. Clear यहाँ तक? Good. Then ये जो एक्सप्रेशन आया, द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, L1T-1, इसको अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं, सिर्फ पावर्स को क्या बोला आपने, डायमेंशन। हमने पूरे एक्सप्रेशन की बात ही नहीं की। अब मैं बोलूंगा द कंप्लीट एक्सप्रेशन रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, द कंप्लीट एक्सप्रेशन, नोट्स में थोड़ा एक दो वर्ड ज्यादा होंगे, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं। द कंप्लीट एक्सप्रेशन रिटन इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, is known as dimensional equation, या फिर इसका और एक नाम भी है, is known as dimensional formula, और equation, और dimensional formula और dimensional equation। तो ये भी बुक टू बुक वेरी करता है, कोई फॉर्मूला बोलेंगे, कोई बोलेंगे इक्वेशन है, एक ही बात है। यहाँ तक क्लियर, राइट? तो अब तो लेट अस डिराइव यूनिट्स। कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम उठाएंगे, हम पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम उसका डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम उसका एसआई यूनिट डिराइव करेंगे। तो वन बाय वन, एंड वी विल टेक क्वांटिटीज रैंडमली। और टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस में फॉलो नहीं करूंगा, या नोट्स का मैं फॉलो नहीं करूंगा। रैंडमली वी विल फर्स्ट टेक फिजिकल क्वांटिटी, फिर हम देखेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। जैसे व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला, व्हाट इज एरिया, हाँ एरिया, आई एम नॉट आस्किंग यू वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर, बता दो, लेंथ स्क्वायर, वेरी गुड। व्हाट इज वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ क्यूब। तो वी विल फर्स्ट राइट डाउन कौन से फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी, देन उसका फॉर्मूला क्या है, देन उसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या आया, और डायमेंशनल इक्वेशन से हम इसके एसआई यूनिट डिराइव कर लेंगे, विल डिराइव एसआई यूनिट वन बाय वन। तो पहला कोई भी बता दो, योर चॉइस।
चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्पीड इज बेसिक, तो मैं पहले स्पीड का करके बताता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। स्पीड, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशनल इक्वेशन, डिस्टेंस मतलब L1 और T माइनस 1, जो कि ये था L1 अपॉन T था, अपॉन T को ऊपर ले गए तो T माइनस 1। L मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड, लेकिन सेकेंड के ऊपर क्या, -1, मतलब ये क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को लिखते हैं मीटर सेकेंड रेस टू -1, या फिर इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और हमने ऑलरेडी 8 रूल्स देखे थे, याद है क्या? कन्वेंशंस टू यूज एसआई यूनिट्स। उसमें हमने बोला था कि अगर प्रीफिक्स है, जैसे मिली सेकेंड है, तो फिर स्पेस मत छोड़ना, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसा मिली सेकेंड है क्या? ये नहीं, ये एम क्या है, मीटर। तो फिर रूल क्या था, स्पेस छोड़ना, स्पेस छोड़ दिया, या फिर हाइफन डाल दो। तो अगर स्पेस छोड़ते हो तो अब दो तरीके, या तो यहाँ पे स्लैश मतलब मीटर पर सेकेंड, या फिर रेज टू -1। मीटर पर सेकेंड स्पेस छोड़ना जरूरी है, बीच में नहीं तो हाइफन लिख दो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो नॉर्मली हम लोग या तो ऐसा लिखने वाले हैं, या फिर हम इसको मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। आ गया? देन अब इससे रिलेटेड है एक्सेलरेशन, वो भी कर लिया हमने, तो अभी एक बार और देख लेंगे इसको। स्पीड अपॉन टाइम। अब स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड खुद L1t-1 है और अपॉन टाइम t है, तो ये ऊपर जाके और -1, तो क्या हो जाएगा, -2। तो L1t-2, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? गुड। देन तीसरा, फोर्स, फोर्स फोर्स फोर्स, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ओके, गुड। देन मास मतलब m, एक्सेलरेशन मतलब L1t-2, तो m1 L1t-2, m मतलब किलोग्राम और L1t-2 इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, गुड। नाउ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू नो फोर्स को हम क्या बोलते हैं पता है? 1 न्यूटन। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, करेक्ट, राइट। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ, या पीछे का, थैंक यू। ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट इज लेट अस से मोमेंटम। बहुत सारा आएगा, अब आना बाकी है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। पता है मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास इनटू स्पीड, मास इनटू स्पीड। मास इज m1, स्पीड L1t-1, इसको बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको और एक भी है, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना कर सकते हो, वैसे करना चाहो तो। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था, न्यूटन था। तो हम ऐसा करेंगे, सेकेंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या किया हमने, हमारे पास आया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, हमने सेकेंड से मल्टीप्लाई और कर लिया डिवाइड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था न्यूटन, तो क्या आ गया, न्यूटन सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी चलेगा, या फिर आप बोल सकते हो न्यूटन सेकेंड, करेक्ट, राइट, गुड। अब आ जाते हैं अगली क्वांटिटी पे। क्या क्या रह गया, एरिया, ठीक है, एरिया रह गया, तो एरिया भी देख लेंगे। एरिया वॉल्यूम में तो कुछ है ही नहीं, वेरी सिंपल। एरिया क्या है, फॉर्मूला एरिया का?
लेंथ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लेंथ स्क्वायर, राइट। लेंथ स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L2, यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, नथिंग, सिंपल सिंपल। अगला क्या है, वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, लेंथ का क्यूब मतलब L3 मतलब मीटर का क्यूब। देन नेक्स्ट, वेलोसिटी हो गया, स्पीड मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, डेंसिटी। अब डेंसिटी जब आप लिखते हो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि दो अलग अलग टाइप की डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, मतलब नंबर अपॉन एरिया, नंबर अपॉन एरिया। हाँ, फर्क है इसमें। नंबर इज ए नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, सुना कभी 2 हैज अ यूनिट, 3 हैज अ यूनिट। तो नंबर अपॉन एरिया इज 1 अपॉन L2, तो 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, इसलिए हम बोलते हैं ना पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो डेंसिटी की बात हो रही है ये नंबर डेंसिटी नहीं है, ये पर यूनिट एरिया भी नहीं है, ये है पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या, अब पहले तो आप डेंसिटी को आज से ही अच्छे से समझ लो। 3 टाइप की डेंसिटी होती है, एक्चुअली 2 टाइप की होती है, उसमें 3 टाइप दोनों में होते हैं। मैं अभी से बता देता हूँ, आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डेंसिटी डेंसिटी ये है 2 टाइप का। एक है नंबर डेंसिटी, जो अभी अभी आपने बताया, हाउ मेनी पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया, हाउ मेनी पार्टिकल्स पर लेंथ, हाउ मेनी पार्टिकल्स पर एरिया, हाउ मेनी पार्टिकल्स पर वॉल्यूम। तो एक होता है नंबर डेंसिटी, जिसमें हम नंबर मेजर करते हैं, कितने नंबर, 1 की 2 की 4 की 10 की 15। एक होता है मास डेंसिटी। पेट्रोल पंप पे गए, कभी देखना वो बोलता है ना जीरो चेक करो, जीरो चेक करो, उसके बाजू में कुछ और लिखा होता है, डेंसिटी। 800 समथिंग समथिंग किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसका मतलब समझ लो। वो सब ठीक है, डेफिनेशन सब पता है, उसका रियल मतलब समझ में आना चाहिए। पहले तो नंबर डेंसिटी पे आ जाते हैं। सपोज मेरे पास एक लाइन है, लाइन, मान लो इसका लेंथ 10 मीटर है, इमेजिन 10 मीटर, मैंने इसके ऊपर डाल दिए टोटल 50 पार्टिकल। लेंथ कितना था, 10, टोटल पार्टिकल कितने थे, तो 1 मीटर में कितने, 5। क्या किया आपने, डिवाइड, नंबर अपॉन लेंथ, टोटल नंबर अपॉन टोटल लेंथ। टोटल नंबर कितना था इसका, n, इसका टोटल नंबर था n, तो यू कैन से n। टोटल लेंथ कितना था, l। 50 10 मीटर में, तो 1 मीटर में 5, तो आपने क्या बोला, नंबर अपॉन लेंथ। इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। लेकिन कौन सा डेंसिटी, लीनियर नंबर डेंसिटी, क्योंकि हम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं नंबर की। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बेंच पे आप बैठे हो, दिस इज एग्जैक्टली 3 फीट, 3 फीट इन मीटर इज 1 मीटर। देर आर 2 स्टूडेंट सिटिंग हियर on a length of 1 meter. What is density? 1 मीटर में कितने बैठे हैं, नहीं नहीं 1 मीटर में कितने बैठे हैं, 2, तो 2 पर मीटर, तो 2 बेंच पे 4। डेंसिटी कितना, वापस से 2, क्योंकि 4 कितने मीटर में, 2 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना, 4 पीपल इन 2 मीटर, तो फिर 1 मीटर में कितने, हाँ तो 2, तो डेंसिटी कितना है, 2। ये कौन सा डेंसिटी है, नंबर। अब इमेजिन अगर मैं बोलता इसका 50 इसका 50 किलोग्राम मास, तो अभी 1 मीटर में कितना मास, 100, तो 100 किलोग्राम पर मीटर, उसको आप बोलते हो मास डेंसिटी। 1 मीटर में कितने नंबर, नंबर डेंसिटी, 1 मीटर में कितना मास, मास डेंसिटी। तो दोनों में पहला पहला टाइप आता है लीनियर, इसमें बोलते हो लीनियर नंबर डेंसिटी। 1 मीटर में
कितने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ पर्सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें आप बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि 1 मीटर में कितना मास, राइट। मेरे पास 10 मीटर का रॉड है, 50 किलोग्राम उसका टोटल मास है, तो 1 मीटर में कितना है? 5। सिंपल। तो यूनिट्स भी अभी याद रखना, ये 1/1/लेंथ है, 1/लेंथ पर मीटर, ये मास अपॉन लेंथ है। इसका डायमेंशन L⁻⁻1 है, इसका M1L-1 है। क्लियर यहां तक? गुड। दूसरा टाइप आता है, अब पहले हमारे पास एक लाइन था, लाइन पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। अब हमारे पास एक एरिया है, मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, इमेजिन आई हैव अ स्क्वायर। इस स्क्वायर, समझ लेना स्क्वायर है, मे बी इट डज नॉट लुक लाइक, एनीवेज। अब इस स्क्वायर में इमेजिन मेरे पास 50 पार्टिकल्स है, और इस पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना? 50/5 कितना? 10। तो आपने क्या किया, आपने टोटल नंबर को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया। इसको आप बोलते हो लीनियर की जगह पे सरफेस, पहले लाइन पे था अब सरफेस पे है, तो इसको आप बोलते हो सरफेस नंबर डेंसिटी। चार्ज होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो सरफेस नंबर डेंसिटी। तो आपने क्या किया, नंबर को डिवाइड किया एरिया से। एरिया क्या होता है? L2। तो ये क्या आ गया? L⁻⁻2। यूनिट क्या आएगा? 1/मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। 1/लेंथ का स्क्वायर, लेंथ क्या है? मीटर है, तो 1/मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप बोलते हो सरफेस मास डेंसिटी। मतलब इन शॉर्ट, आई हैव a plate, something like this, metal plate. Imagine इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। इमेजिन इसका मास है 10 किलोग्राम। 2 मीटर स्क्वायर में कितना? तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना? 5। तो इसको आप बोलते हो सरफेस मास डेंसिटी। 1 मीटर स्क्वायर में कितना, लेकिन क्या? मास डेंसिटी, मास अपॉन एरिया, M/L⁻², करेक्ट। तो ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। मास इज इन किलोग्राम एंड लेंथ इज इन मीटर, तो क्या आएगा? किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट। गुड। देन तीसरा कौन सा बचा? एक सरफेस पे कितना मास, मास डेंसिटी। एक लाइन पे कितना मास, लीनियर डेंसिटी। सरफेस पे कितना मास, सरफेस डेंसिटी। वॉल्यूम, 1 डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है फिजिक्स का, इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन, 2 डायमेंशन मतलब 2 लाइन मतलब एरिया, करेक्ट। तो 3 डायमेंशन मतलब क्या? वॉल्यूम। तो 3 डायमेंशन मतलब आप क्या करते हो, आप XYZ में जाते हो, मतलब यू मेक अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब आज पहली बार आप समझोगे व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी का डेंसिटी कितना? जीवन आवश्यक वस्तु है, पानी नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहोगे? तो बताना चाहिए व्हाट इज वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर। 1000 किलो पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब क्या है इसका? इसका बेसिक मतलब ये, अगर मैंने एक क्यूब लिया होता जिसका लेंथ होता 1 मीटर, तो वॉल्यूम कितना? व्हाट इज वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना? 1 इंटू 1 इंटू 1, 1। तो 1 मीटर क्यूब। इमेजिन मैंने एक बॉक्स बना लिया क्यूब,
जिसका हर एक साइड है 1 मीटर, तो वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। अगर मैं इसको कंप्लीटली पानी से भर देता हूं तो इसमें एग्जैक्टली 1000 किलोग्राम वाटर आएगा, 1000 किलोग्राम। अगर इसमें मैं कंप्लीटली एयर भरता हूं तो 1 किलोग्राम एयर आएगा। तो एयर का बॉक्स हमको हल्का लगेगा, 1 केजी। वाटर का 1 टन 1000। इसको मैं अगर मर्क्यूरी से भरता हूं, पता है कितना, 13600। उतने ही वॉल्यूम में 13600 किलोग्राम। उतने ही वॉल्यूम में पानी कितना 1000। उतने ही वॉल्यूम में पेट्रोल कितना, अभी जब जाओगे पेट्रोल भरने तब देखना लिखा होता है। डीजल कितना 700। डीजल का डेंसिटी कितना होता है 700। तो अब कमिंग बैक हियर, डेंसिटी आप बोले मास अपॉन वॉल्यूम, कौन सी डेंसिटी? डेंसिटी तो 6 टाइप की देख ली हमने। 3 था नंबर डेंसिटी, 3 था मास डेंसिटी। तो जब हम रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जब डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं तो हम बात कर रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम की। तो कौन सी डेंसिटी? वॉल्यूम मास डेंसिटी। मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर वॉल्यूम में कितना मास है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको यह पता होना चाहिए, 1 लीटर, 1 लीटर दूध, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक, 1 लीटर पानी, 1 लीटर एस, पता है कितना? पता है? You should check out. It is 10 raised to 3 centimeter cube and it is 10 raised to minus 3 meter cube. तो ऐसा यूनिट में 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब। तो जब आप जाते हो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दे दो, मतलब कितना वॉल्यूम ले रहे हो आप 10 raised to minus 3, राइट। रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगली बार जब जाओगे कोल्ड ड्रिंक लेने, मिल्क लेने, कुछ भी लेने, 1 लीटर मांग तो लिया। साइंस के स्टूडेंट और नॉन साइंस के डिफरेंस यही होता है, हम हर जगह पे साइंस ढूंढते हैं। ओ 1 लीटर मतलब कितना 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब, क्योंकि एग्जाम में कन्वर्ट करना है। और जेई नीट के एग्जाम में जानबूझ के आपको वो वॉल्यूम बताते हैं लीटर में, क्योंकि 50% को पता ही नहीं होता 1 लीटर मतलब कितना। तो 1 लीटर कितना मीटर में 10 raised to minus 3, और सेंटीमीटर में 10 raised to plus 3। समझो कि मुझे याद नहीं था। इमेजिन मेरे को मीटर क्यूब तो याद ही नहीं आ रहा, सेंटीमीटर में याद है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? यू नो 10 raised to 3, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 10 raised to minus 2, 1 सेंटीमीटर। जब आप बोलते हो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज 1 अपॉन 100 मीटर, मतलब 10 raised to minus 2। तो ये सेंटीमीटर मतलब कितना -2, इसका क्या है क्यूब, तो इसका क्या होगा क्यूब। तो 10 raised to 3 और ये 10 raised to minus 2 into 3, 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब, प्लस 3 माइनस 6 कितना 10 raised to minus 3। तो मैंने भी तो वही बोला 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब, करेक्ट, राइट। तो ऐसे कन्वर्जन सीखने पड़ेंगे। कमिंग बैक हियर, मास अपॉन वॉल्यूम, m और l raised to 3। l raised to 3 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, मतलब m1 l minus 3। m मतलब मास किलोग्राम, l मतलब मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, करेक्ट। और क्या रह गया? अभी आप बताओ, कुछ तो बता दो। वर्क, चलो ठीक है, अभी वर्क बताया तो आप खुद ही डायमेंशन फाइंड करोगे। वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला बताओ। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स के डायमेंशन हमने निकाल के रखे हैं, m1 l1 t minus 2। तो फोर्स कितना m1 l1 t minus 2। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब l1। तो l1 और l1 कितनी बार आया, तो क्या होगा ये l2। l स्क्वायर नहीं रीड करते, इसको l2 बोलते हैं। यू आर राइट, वो स्क्वायर ही है, मतलब वैसा ही है, लेकिन रीड करते वक्त m1 या फिर m raised to 1 l raised to 2 t raised to minus 2 या फिर m1 l2 t minus 2, वो रीड करने का मेथड है उसका। m किलोग्राम, लेंथ मीटर, हाँ इसको बोल सकते हो मीटर स्क्वायर,
यूनिट को स्क्वायर में बोलते हो, क्वांटिटी को नहीं। t⁻⁻² मतलब सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कहाँ पे डिनोमिनेटर में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी, करेक्ट। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलोगे? 1 जूल। ओके, गुड, यहां तक क्लियर? ओके, देन गोइंग बैक हियर, फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन। तो न्यूटन क्या था? न्यूटन था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल क्या आया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मीटर को हटाओ और यहां पे लिखो, ये था जूल, ये हो गया न्यूटन। तो जूल क्या आएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर मतलब डिस्टेंस। तुमने ही बताया फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, करेक्ट, गुड। अभी स्टार्टिंग ही है, अभी तो मजा तो अभी चालू होगा, तो साइंस को एंजॉय करोगे तो इट विल बी बेटर। अब आपने और भी बहुत कुछ सीखा है। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी, वर्क भी एनर्जी, सब एनर्जी। अगर सब एनर्जी तो सबके डायमेंशन सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। mgh, m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या था? L1t-2 और हाइट क्या है? l। देखो m तो मास है m⁻⁴, g एक्सेलरेशन है सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, तो क्या बोलते हैं? g। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? L1t-2 और हाइट क्या है? डिस्टेंस मतलब L1। तो ये L1 और ये L1 हो गए, बट M1 L2t-2 ये तो वर्क था, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ये भी आएगा जूल में। देन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv²। हाफ तो नंबर है, नंबर का तो कोई डायमेंशंस होते नहीं। मास m1, स्पीड L1t-1 इसका स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? m1 L2t-2। तो वापस से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब जूल, करेक्ट। इसलिए हम बोलते हैं वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क के डायमेंशंस और एनर्जी के डायमेंशन सेम है। गुड, राइट। तो अब आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये सारा का सारा रिवाइज करना। तो कल मैं स्टार्ट करने से पहले डायमेंशंस क्या है बताऊंगा, वापस डायमेंशनल इक्वेशन क्या है वापस से बताऊंगा, और ये सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए। देन हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, which is very important for you. So that's it for today.